हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है प्रीति माली और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी इन वन शॉर्ट वीडियो। सो वीडियो को इसकी बिल्कुल भी ना करें, सारे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करने वाले हैं। सारी ही टर्म जो बेसिक है वो हमें पहले पता होनी चाहिए, तभी हमारे स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट बनेंगे। ठीक है गाइस, तो चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले जानते हैं करंट क्या होता है, फिर जानेंगे इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। तो करंट यानी कि इलेक्ट्रिक करंट हमने फर्स्ट सेकेंड चैप्टर में अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं चार्ज। लेकिन थर्ड चैप्टर, ये जो हमारा चैप्टर है, यहाँ पर क्या होगा, चार्ज का फ्लो होगा, मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो जो हमारा फ्लो ऑफ चार्ज होता है पर यूनिट टाइम, उसी को हम कहते हैं करंट, जिसे हम आई से डिनोट करते हैं और जिसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। ठीक है, यहाँ से एक और यूनिट निकाल सकते हैं, चार्ज की होती है कूलम, टाइम की सेकेंड, तो कूलम पर सेकेंड भी इसकी यूनिट हो सकती है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी एनर्जी होती है जो प्रोड्यूस होती है फ्लो ऑफ चार्ज से। अब आप बोलोगे फ्लो ऑफ चार्ज, हाँ हाँ यही तो हमने अभी पढ़ा कि फ्लो ऑफ चार्ज होता है हमारा करंट। तो करंट फ्लो होगा तो उसकी वजह से कुछ एनर्जी प्रोड्यूस होगी और उसी एनर्जी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है गाइस, इसके बाद नेक्स्ट टर्म आती है हमारी कन्वेंशनल एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट। कन्वेंशनल करंट क्या होता है, जो हमारा करंट हमने यहाँ पर पढ़ा है, जो फ्लो करता है पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव, यानी कि हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की तरफ हमारा करंट फ्लो करता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक करंट। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के फ्लो की बात हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव से वो रिपल होगा और पॉजिटिव से अट्रैक्ट होगा। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, यानी कि नेगेटिव टू पॉजिटिव, उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ कहता है कि द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अप्लाइड, यानी कि हम जितना ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करेंगे उतना ही ज्यादा किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होगा, यानी कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। और जब भी हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हो, तो यहाँ पर कांस्टेंट लग जाएगा आर। और आर हमारा क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। आर क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। ठीक है गाइस, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर की ऐसी प्रॉपर्टी होती है विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट, यानी कि रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा करंट उतना ही कम फ्लो कर पाएगा किसी कंडक्टर से। ठीक है गाइस, इस इक्वेशन को अगर हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से कंपेयर करें तो इसका ग्राफ भी हम बना सकते हैं। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर c तो हमारा क्या है, जीरो है, इंटरसेप्ट जीरो ही रहेगा। y एक्सिस पर हम लेंगे v। ठीक है गाइस, और m यानी कि स्लोप हमारा क्या बनेगा, r, रेजिस्टेंस हमारा स्लोप हो जाएगा। और इस तरफ यानी कि x एक्सिस पर हमारा क्या रहेगा, करंट रहेगा। तो ये हमारा VI ग्राफ बन गया। बहुत ही इजी तरीके से आप बना सकते हैं, आपको समझ आ चुका होगा। अब रेजिस्टेंस जो होता है हमारा दो चीजों पर डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस लेंथ ऑफ कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लेंथ जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज्यादा होगा उतना कम रेजिस्टेंस होगा। ठीक है गाइस, ये हमारे क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, यानी कि जहां जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जो एंडिंग पॉइंट होता है, उसी को हम कहते हैं, उसका जो एरिया होता है वही हो जाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है गाइस, यहाँ पर प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, प्रोपोर्शनल का हटाएंगे साइन, तो कांस्टेंट लगेगा रो। रो एल बाई ये हमारा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मिल जाएगा। अब रो क्या होता है, रो होता है हमारा रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी जब हमारा लेंथ ऑफ कंडक्टर 1 मीटर, एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो जाए, ठीक है गाइस, तो उस समय जो रेजिस्टेंस होगा वही हमारी क्या हो जाएगी, रेजिस्टिविटी हो जाएगी। और रेजिस्टेंस की यूनिट होती है हमारी ओम। ये सिंबल है और ये हमारा ओम लिखा हुआ है यहाँ पर। और रेजिस्टिविटी की यूनिट यहाँ से क्या हो जाएगी, ओम मीटर हो जाएगी। अब रेजिस्टिविटी भी जितनी ज्यादा होगी उतना ही कम करंट फ्लो कर पाएगा।
तो इसका मतलब है कि जो इंसुलेटर्स होते हैं हमारे, इंसुलेटर्स के लिए रजिस्टिविटी की वैल्यू क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। उसके बाद सेमीकंडक्टर जिनमें मॉडरेट फ्लो ऑफ करंट होता है उनके लिए थोड़ी सी क्या होगी, कम होगी। और जो हमारे कंडक्टर्स होते हैं उनके लिए रजिस्टिविटी की वैल्यू बहुत ही कम होगी क्योंकि उनमें कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर कितनी कम होती है वो भी हम देख लेते हैं। कंडक्टर जो होते हैं उनके लिए 10⁻⁻8 to 10⁻⁴ तक रहती है, बहुत ही कम रहती है। सेमी कंडक्टर के लिए 10⁻⁴ से लगाकर 10⁻6 और इंसुलेटर के लिए तो बहुत ही ज़्यादा, इनकी 10⁸ तक रहती है गाइस। और एक बात और, यहाँ पर ये जो रजिस्टिविटी होती है ये टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि जितना ज़्यादा हम टेम्परेचर अप्लाई करेंगे, टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा रजिस्टिविटी भी उतनी ज़्यादा होगी। तो यहाँ से हम एक डेरिवेशन कर सकते हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रजिस्टिविटी। तो हमें पता है यहाँ पर हम रेजिस्टेंस लेकर चल रहे हैं क्योंकि अगर लेंथ ऑफ कंडक्टर 1 मीटर और एरिया 1 मीटर स्क्वायर है तो रेजिस्टेंस हमारा रजिस्टिविटी के इक्वल हो जाएगा। तो अगर हमारा जो चेंज इन रेजिस्टेंस है वो चेंज इन टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है। क्यों होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस में चेंज होगा वो डिपेंड करेगा कि कितना टेम्परेचर में चेंज हुआ है, और साथ ही ये भी डिपेंड करेगा कि हमारा इनिशियल रेजिस्टेंस कितना था। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं जो चेंज इन रेजिस्टेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ΔTR1। अब यहाँ पर जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है वो हटाकर हम कांस्टेंट लगाएंगे तो ΔR इक्वल हो जाएगा अल्फा, कांस्टेंट हमारे क्या लगता है अल्फा ΔTR1। अब ΔR को हम R2 - R1 लिख सकते हैं, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस। तो अल्फा टेम्परेचर को भी हम T2 - T1 लिख देते हैं। तो यहाँ से अगर हमें R2 निकालना है यानी कि फाइनल रेजिस्टेंस निकालना है तो वो क्या हो जाएगा R1 प्लस अल्फा T2 - T1 R1। अब यहाँ से हम R1 को कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस अल्फा T2 - T1, ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल रेजिस्टेंस हो जाएगा। और जो अगर लेंथ 1 मीटर और एरिया 1 मीटर स्क्वायर है तो ये हमारा रेजिस्टिविटी के इक्वल हो जाएगा। तो ρ2 इक्वल हो जाएगा ρ1 1 प्लस अल्फा T2 - T1। तो ये हमारे क्या हो गया टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी हो गया, यानी कि टेम्परेचर में चेंज हो रहा है रेजिस्टिविटी में भी चेंज होगा। तो कितना चेंज हुआ, यानी कि फाइनल रेजिस्टिविटी क्या है हमारा वो हम इससे निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अब इसके बाद एक और टर्म आती है हमारे पास कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी जो हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर है सेकेंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसका भी वन शॉट हमने डाल दिया है चैनल पे, तो आप देख सकते हैं। तो उसमें भी ये टर्म आती है कंडक्टेंस कंडक्टिविटी। तो अगर आपने पढ़ लिया है तो अच्छी बात है, और नहीं पढ़ा है तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर हम देख लेंगे कंडक्टेंस क्या होता है। हमने रेजिस्टेंस पढ़ा था और रेजिस्टेंस का उल्टा हो जाएगा कंडक्टेंस, यानी कि 1/R। तो यूनिट क्या हो जाएगी ओम इनवर्स हो जाएगी। कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का अपोजिट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/ρ। और ओम इनवर्स मीटर इनवर्स इसकी यूनिट हो जाएगी। ओम इनवर्स को हम साइमन भी लिख सकते हैं, तो साइमन मीटर इनवर्स भी इसकी यूनिट हम लिख सकते हैं। ओके गाइस, इसके बाद एक और छोटी छोटी टर्म तो साथ साथ चलती ही रहेगी, क्योंकि बेसिक जितना स्ट्रॉन्ग होगा हमारा उतने ही हमारे कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे। अगर हम बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनसे फिजिक्स में क्वेश्चन नहीं बन पाते हैं, केमिस्ट्री में क्वेश्चन नहीं बन पाते, तो उनका एक ही रीज़न होता है कि आप पहले बेसिक पढ़िए। क्योंकि मैं जो थी ना गाइस, मेरा फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा वीक था, लेकिन फिर मैंने क्या किया कि कॉन्सेप्ट को क्लियर करना स्टार्ट किया, कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट किया। तो फिर धीरे धीरे, और हाँ, क्वेश्चन भी आप स्टार्टिंग में ऐसे कीजिए जो आपसे हो पा रहे हैं, धीरे धीरे उनका लेवल इंक्रीज करिए। बहुत सारे स्टूडेंट डायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं, बेसिक से स्टार्ट कीजिए ताकि क्वेश्चन भी आपसे बन पाएंगे। ओके गाइस, यही फॉर्मूला है कि क्वेश्चन आपसे कैसे बनेंगे। प्रैक्टिस तो इम्पोर्टेंट है ही सही साथ में। नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक आता है हमारा करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी होता है हमारा फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया। फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है, हमारा करंट होता है। तो मान लीजिए करंट हमारा इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। अब हमारा एक सरफेस है कुछ इस तरह का, जो हमारा क्या बना रहा है, इसका एरिया वेक्टर इस तरह होगा। तो एरिया वेक्टर और करंट के बीच में कुछ थीटा एंगल बन रहा है। अब एरिया वेक्टर के हम दो कंपोनेंट करेंगे, एक कोस थीटा और एक साइन थीटा। तो ये हमारा ए कोस थीटा और ये हमारा ए
साइन थीटा हो जाएगा। हम कौन सा वाला कंपोनेंट लेंगे, कोस थीटा वाला कंपोनेंट लेंगे। यहाँ से करंट डेंसिटी जिसे हम जे से डिनोट करते हैं वो क्या हो जाएगा, फ्लो ऑफ चार्ज यानी कि करंट डिवाइडेड बाय ए कोस थीटा, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया। करंट भी यहाँ से हम निकाल सकते हैं, करंट क्या हो जाएगा, जे ए कोस थीटा, जे ए कोस थीटा। डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब होता है एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड अ कंडक्टर, यानी कि एक कंडक्टर है जिनके अंदर क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनकी कुछ वेलोसिटी होगी, तो जो एवरेज वेलोसिटी होती है उनकी, उसी को हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसे हम डिनोट करते हैं वीडी से। ठीक है गाइस, अब यहाँ पर हमारे पास एक कंडक्टर है जिसमें हमने क्या किया, यहाँ पर वोल्टेज अप्लाई किया तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने लग जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन रेंडमली फ्लो करेंगे, ऐसे 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 ऐसे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में फ्लो नहीं करेंगे, वो एक दूसरे से टकराते हुए, धक्का मुक्की करते हुए आगे निकलने की कोशिश करेंगे। तो अब यहाँ पर क्या होगा, कुछ इनकी वेलोसिटी होगी और वही हमें फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पर कैसे फाइंड करेंगे, हमें पता है फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ कहता है F इज इक्वल्स टू ma। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ से फोर्स इंटू में मास आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। और हमें पता है कि जो फोर्स होता है वो क्या होता है, QE होता है डिवाइडेड बाई m। और यहाँ पर Q यानी कि चार्ज कौन सा है, फ्लो किसका हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का, तो माइनस E बाई एम हमारा साथ में चल ही रहा है। अब एक्सीलरेशन क्या होता है, हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, एक्सीलरेशन होता है हमारा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो यहाँ से वेलोसिटी यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल वेलोसिटी तो हमारी वीडी हो जाएगी, और इनिशियल वेलोसिटी, इनके पास इनिशियली कोई वेलोसिटी नहीं थी यानी कि 0 हो जाएगा, और चेंज इन टाइम यानी कि टाउ। अब आप बोलेंगे टाउ तो टॉर्क होता है, टॉर्क होता है, लेकिन यहाँ पर हमारा टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, यहाँ पर टॉर्क नहीं है, रिलैक्सेशन टाइम है। और वो क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे आपस में टकरा रहे हैं यानी कि कोलिजन हो रहा है, दो इफेक्टिव कोलिजन्स के बीच में जितना टाइम हुआ है, जितना टाइम बीच में लग रहा है, यानी कि मान लीजिए कि 10 बजे ये इलेक्ट्रॉन एक जगह था और 10:02 पर ये इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे जगह गया, यानी कि कोलिजन हो गया। तो इन दोनों कोलिजन के बीच में कितना टाइम लग रहा है, 10 बजे और 10:02। तो 2 मिनट हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर रिलैक्सेशन टाइम हो जाएगा। ऑल्दो 2 मिनट में तो बहुत सारे ही कोलिजन्स हो जाएंगे गाइस, क्योंकि फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड में बहुत सारे कोलिजन्स हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन कितना तेज से मूव करेंगे गाइस, है ना। ऐसा तो नहीं है कि हमने अप्लाई किया, धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, उनके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, जैसे ही हम स्विच ऑन किया करंट चालू, वैसे। तो गाइस यहाँ पर हमारा एक ही जगह हम VD बाई टाउ लिख सकते हैं माइनस EE बाई एम। तो यहाँ से जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला मिलेगा माइनस EE टाउ बाई एम। तो ये हमारा क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। तो अब हम निकालने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, सीधा सा फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन में टाइम। अब एक टर्म यहाँ पर हमें समझनी होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिसे हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हो जाएंगे n इंटू वॉल्यूम। ठीक है गाइस, यहाँ पर चार्ज की जगह हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी तो लिख सकते हैं गाइस, n इंटू वॉल्यूम भी लिख सकते हैं। और हमें पता है कि जो हमारा चार्ज होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन, जितना भी चार्ज होगा वो सिंगल इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज है उसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा। यानी कि यहाँ पर माइनस E यानी कि इलेक्ट्रॉन की चार्ज का भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइडेड बाय हमारा T चल ही रहा है। अब वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। तो लेंथ इंटू ब्रीथ, दो साइड को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एरिया निकल जाएगा। तो n इंटू एरिया इंटू लेंथ लिख सकते हैं इसको, माइनस E डिवाइडेड बाई T हमारा चल रहा है साथ में। I इक्वल हो जाएगा, यहाँ से इसको आगे ले लेते हैं, माइनस E N A
एल बाई टी क्या होता है गाइस, हमारा लेंथ यानी कि डिस्प्लेसमेंट। अब जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ही ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है हमारा वेलोसिटी, यानी कि आई इक्वल हो जाएगा माइनस एन ई एन ए वी डी। यहाँ पर हम वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिख सकते हैं वी डी। अब यहाँ पर ई कांस्टेंट है, एन और ए भी कांस्टेंट है, यानी कि आई प्रोपोर्शनल हो गया यहाँ से वी डी के। जितना ज़्यादा हम करंट अप्लाई करेंगे, जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। तो चलिए गाइस सब नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। तब हम करने वाले हैं डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ, जो कि बहुत ही इजी है। तो हमने अभी पढ़ा था कि जो हमारा करंट होता है वो होता है माइनस ई एन ए वी डी, और वी डी की वैल्यू भी हमने निकाली थी माइनस ई टाउ बाई एम। तो यहाँ से वी डी की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो आई इक्वल हो जाएगा माइनस ई एन ए माइनस ई टाउ बाई एम। तो यहाँ से माइनस ई इंटू माइनस ई यानी कि ई स्क्वेयर एन ए टाउ बाई एम, और साथ ही बच रहा है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं, यानी कि वोल्टेज अपॉन लेंथ इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से वोल्टेज का फॉर्मूला मिल जाएगा आई एम एल डिवाइडेड बाई ई स्क्वेयर एन ए टाउ। अब यहाँ पर आपने एक बात नोटिस की कि ये जो सारी टर्म्स है हमारी ये कांस्टेंट है, इसका मतलब v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया हमारे i के, इसका मतलब v प्रोपोर्शनल हो गया i के, और यही तो हमारा ओम्स लॉ कहता है। तो यहाँ पर ओम्स लॉ का डेरिवेशन हो चुका। अब यहाँ से रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी की वैल्यू भी हमें मिल जाएगी। कैसे, जो हमारा कांस्टेंट होता है वो हमारा रेजिस्टेंस होता है, तो यहाँ से रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम एल ई स्क्वेयर एन ए टाउ, और हमें पता है कि रेजिस्टेंस इक्वल होता है रो एल बाई ए। तो यहाँ पर एल बाई ए हमें दिख रहा है, तो ये क्या होगी, रेजिस्टिविटी की वैल्यू होगी एम ई स्क्वेयर एन टाउ। तो देखा गाइस बहुत ही इजी सी डेरिवेशन थी। अभी हमने गाइस ओम्स लॉ पढ़ा, लेकिन ओम्स लॉ के कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं, यानी कि हर जगह ओम्स लॉ अप्लीकेबल नहीं होता है। यहाँ पर दो लिमिटेशन, जैसे कि पहला है हमारा टेम्परेचर। हमने पढ़ा है कि रेजिस्टेंस जो होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर, और अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो रेजिस्टेंस भी चेंज होगा, यानी कि जो हमने वी आई ग्राफ बनाया था वोल्टेज और करंट का, वो नॉन लीनियर हो जाएगा। तो मान लीजिए जैसे कि हमारा बल्ब जल रहा है, तो बल्ब कुछ हीट भी प्रोड्यूस करेगा, टेम्परेचर कुछ बढ़ेगा उसका, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस चेंज होगा, और वहां पर ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। सेकेंड चीज आती है हमारी नॉन ओमिक सब्सटेंस। नॉन ओमिक सब्सटेंस, कुछ ऐसे सब्सटेंस भी होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, जैसे कि हमारे सेमीकंडक्टर्स हो गए, डायोड, ट्रांजिस्टर, पीएन जंक्शन। तो आप सोच रहे होंगे ये क्या क्या नाम ले लिए, तो इनके बारे में इस चैप्टर में हमें पढ़ना नहीं है। सेमीकंडक्टर पूरा ही अपना एक चैप्टर है, तो उसमें हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा मोबिलिटी ऑफ चार्ज एंड करंट। ठीक है गाइस, मोबिलिटी का मतलब होता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि अगर 1 न्यूटन पर कूलॉम की इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसमें जितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी चार्ज कैरियर्स की, वही उसकी मोबिलिटी हो जाएगी। मोबिलिटी का मतलब ही होता है मूवमेंट, इसे हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है वी डी बाई ई। अब हमारा करंट क्या होता है, करंट होता है माइनस ई एन ए वी डी, तो वी डी की जगह हम म्यू इंटू में ई लिख सकते हैं, तो आई इक्वल हो जाएगा माइनस ई एन ए, वी डी की जगह ई इंटू में म्यू लिख रहे हैं। अब यहाँ पर ये सब कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कांस्टेंट है, एरिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, तो हमारा आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा म्यू के, यानी कि जितना ज़्यादा करंट फ्लो कराएंगे उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, उनकी मोबिलिटी होगी। फटाफट से अब पढ़ लेते हैं हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है, और उसके बाद पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जिसे हम जूल्स लॉ भी कहते हैं, जूल जी ने दिया था ये लॉ। तो उनका कहने का मतलब था कि जो करंट होता है, जब भी करंट फ्लो होता है तो कुछ ना कुछ हीट प्रोड्यूस करता है, तो वो जो हीट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के स्क्वायर के, यानी कि अगर आप करंट 2 टाइम्स इंक्रीज करोगे तो हीट 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस और टाइम के। तो यहाँ से हम हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर
RT लिख सकते हैं। और अगर प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो यहाँ पर कांस्टेंट लगेगा, जिसकी वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है, तो इसीलिए हीट इक्वल हो जाएगा I²RT। अब यहाँ पर मुझे यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है कि इससे हम I और R की वैल्यूज पुट करके बहुत सारे फॉर्मूले बना सकते हैं। ठीक है गाइस, अब हम देख लेते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर क्या होता है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, वर्क डन अपॉन टाइम होता है। तो वर्क डन को हम पोटेंशियल इनटू में चार्ज लिख सकते हैं, और हमें पता है कि फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम क्या होता है, करंट होता है। तो पावर इक्वल हो जाएगा V इंटू में I के। ठीक है गाइस, पावर की यूनिट क्या होती है, पावर की यूनिट होती है वॉट। ठीक है गाइस, अब यहाँ से एनर्जी की अगर हम बात करें तो जो हमारा वर्क डन होता है किसी भी फोर्स के अगेंस्ट में, वो हमारे एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो वर्क डन, यहाँ से वर्क डन की वैल्यू अगर हम निकालें तो पावर इनटू में टाइम हो जाएगी, यानी कि जो पावर है हमारी VI और मल्टीप्लाई कर देंगे T का, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा। ओके गाइस, और यहाँ से एनर्जी, यही हमारी क्या हो जाएगी, एनर्जी हो जाएगी, जिसकी यूनिट होती है जूल। अब जूल जो होती है बहुत छोटी यूनिट होती है, जैसे हम घरों में जो बिजली इस्तेमाल करते हैं वो किस में मेजर होती है, यूनिट में मेजर होती है। इतनी यूनिट की लाइट है, इतनी यूनिट खर्च हुई है। तो एक यूनिट की अगर हम बात करें, एक यूनिट, ये इसकी कमर्शियल यूनिट्स हो जाएगी, इसकी एनर्जी की। एक यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर, और 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं, 36 लाख, 1 2 3 4 5 36 लाख जूल एनर्जी होती है। अब आप सोचिए हम घरों में कितनी बिजली यूज कर लेते हैं, हमारे जो बिल आते हैं तो यूनिट में आती है बिजली, कितनी बिजली खर्च हुई है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 5 यूनिट, 10 यूनिट, और जूल में तो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा ना गाइस। 5 यूनिट तो 36 लाख इंटू 5। तो इसलिए हम कमर्शियल यूनिट के फॉर्म में, यूनिट में इसे मेजर करते हैं एनर्जी को। देख लेते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जब हम रजिस्टर्स को लगाते हैं तो रजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, और अगर पैरेलल में लगाते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, जब हम कॉम्बिनेशन, जब हम रजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ये हमारे मान लीजिए 3 रजिस्टर हमने कनेक्ट किए, यहाँ पर वोल्टेज सोर्स हमने अप्लाई कर दिया और करंट हमारा फ्लो होगा। हमें पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट हमारा सेम होता है और पोटेंशियल हमारा डिफरेंट होता है, यानी कि यहाँ पर हमारा करंट तो सेम रहेगा, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V1 V2 एंड यहाँ पर V नहीं रहेगा, V1 V2 एंड V3 हो जाएगा। और रेजिस्टेंस तो हम डिफरेंट लेंगे ही, क्योंकि वो तो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले V नेट निकालेंगे, यानी कि टोटल वोल्टेज निकालेंगे। तो V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। अब V का फॉर्मूला क्या होता है, IR होता है। तो IR नेट, यहाँ से हम टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। तो यहाँ पर भी V की वैल्यू हम पुट कर देंगे, जैसे कि IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अब यहाँ से हमारा जो I है वो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से I कॉमन आ जाएगा और इससे कैंसिल हो जाएगा। तो R नेट इक्वल हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी कि जब हम रजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, यानी कि करंट का फ्लो कम होगा। और अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन, हमने जो कैपेसिटर वाला कॉम्बिनेशन पढ़ा था उसमें उल्टा था, उसमें सीरीज में तो डिक्रीज हो रहा था लेकिन पैरेलल में इंक्रीज हो रहा था कैपेसिटेंस। तो यहाँ पर पैरेलल में इस तरह से हम लगाएंगे, 3 रजिस्टर्स मान लेते हैं R1 R2 एंड R3। तो इनको हम क्या कर देंगे, आपस में कनेक्ट कर देंगे और वोल्टेज सोर्स यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। और हमें पता है कि जो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसमें हमारा करंट डिफरेंट होता है, यानी कि करंट डिवाइड हो जाएगा, वोल्टेज सेम रहेगा, करंट I1 I2 एंड I3 में डिवाइड हो जाएगा और रेजिस्टेंस R1 R2
R3 रहेगा। अब यहाँ पर करंट डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे, टोटल करंट निकाल लेंगे। आई नेट वो इक्वल हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 के, और यहाँ से I की वैल्यू पुट कर देंगे। I क्या होता है, V बाई आर नेट, तो यहाँ से V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3, तो यहाँ से V भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से हमें 1 बाई आर इक्विलेंट यानी कि जो R नेट है वो हमें क्या मिलेगा, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। यानी कि अगर हम पैरेलल में रजिस्टर्स को कनेक्ट करते हैं तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, यानी कि करंट का ज़्यादा फ्लो हो पाएगा। अब हम देख लेते हैं कि सेल्स, ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर से। सेल एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। किससे, केमिकल एनर्जी से। जो हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, हमारे केमिस्ट्री में चैप्टर है उसमें भी ये सेम कॉन्सेप्ट है, हमने बैटरीज के बारे में पढ़ा था। तो अगर सेल, बहुत सारे सेल लगे हुए हैं तो उसे हम बैटरी कह देंगे। सेल क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और ईएमएफ की अगर हम बात करें तो ईएमएफ क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में हो सकता है, लेकिन अगर दो टर्मिनल्स होंगे बैटरी के, उनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही क्या होगा, हमारा ईएमएफ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। और अगर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है तब भी हमारा जो ईएमएफ है वो एग्जिस्ट करेगा। अब हम इंटरनल रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो हमारा आर होता है, लेकिन जो हमारा रजिस्टर है उसका अपना अंदर कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा जिसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल आर से। ठीक है गाइस। और एक परफेक्ट लुकिंग बैटरी जो है उसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस हो सकता है। तो जैसे हमने रेजिस्टेंस पढ़ा था सीरीज और पैरेलल में, वैसे ही अब हम पढ़ेंगे सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल। तो देख लेते हैं हम सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल। जब हम सेल्स को सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं, यानी कि इस तरह से, ये हमारा एक बैटरी है जिसका अपने आप में इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा आर, तो तीनों जगह हमने ले लिया, 3 ईएमएफ यहाँ पर हमने ले लिए, 3 बैटरी ले ली। यहाँ पर हमारे क्या लगा हुआ है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और करंट हमारा फ्लो करेगा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। और यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह होगा। अब यहाँ पर हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज डिफरेंट होता है। हमें पता है आई क्या होता है, V बाई आर होता है, और वोल्टेज की जगह हम यहाँ ईएमएफ लिख सकते हैं। और हमारे पास n नंबर ऑफ ईएमएफ हो सकते हैं, यहाँ पर 3 है, इससे हमारे पास बहुत सारे हो सकते हैं, तो NE लिख देंगे। और रेजिस्टेंस, अब ये हमारा केवल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहाँ पर नहीं होगा, अब ये वाले जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो भी ऐड हो जाएंगे, यानी कि R प्लस NR हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। अगर हमारा जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि ये वाला जो NR है बहुत छोटा है, इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो हमारा फॉर्मूला NE बाई आर बन जाएगा। और अगर रेजिस्टेंस को हम नेग्लेक्ट कर दें, यानी कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत कम है, तो N से N कैंसिल हो जाएगा, यानी कि E बाई आर हमें फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है गाइस। ऐसे ही हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें तो यहाँ पर तो हमारा वोल्टेज सेम रहता है, यानी कि केवल EMF लिखेंगे हम यहाँ पर, और यहाँ पर जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, R बाई N होगा, तो NR प्लस R, तो यहाँ से NE बाई NR प्लस R हमें मिल जाएगा, है ना गाइस। N यहाँ से क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे तो NR प्लस R बाई N, तो N हमारा ऊपर चला जाएगा, तो NE डिवाइडेड बाई NR प्लस R, या फिर ऐसे ही हम इसे रहने दे सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है गाइस। अब अगर हमारा ये वाला रेजिस्टेंस यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत छोटा है तो सेम थिंग इसको हम नेग्लेक्ट कर दें तो E बाई आर हमें मिल जाएगा। और अगर ये वाला रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत कम है नेग्लेक्ट करने जितना, तो हमें क्या मिल जाएगा, E बाई आर बाई एन, यानी कि NE बाई आर। तो ये हमें यहाँ पर फॉर्मूले मिल गए, और सीरीज में ये हमें यहाँ पर फॉर्मूले मिल गए। तो आई होप गाइस यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, बहुत ही इजी था। एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे, साथ साथ में आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नोट भी आप कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट लॉ जो है हमारा किरचॉफ्स लॉ, जिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और क्वेश्चन इजी भी होते हैं, क्योंकि अब हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा तो इजी लगेंगे क्वेश्चंस। तो
किरचॉफ के दो रूल हैं। पहला है जंक्शन रूल जिसे हम केसीएल यानी कि किरचॉफ करंट लॉ भी कहते हैं, और दूसरा है लूप रूल यानी कि केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो पहला जो लॉ है वो बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे, यानी कि चार्ज जो होता है कंजर्व होता है, ना ही उसको क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर हमारा क्या है, करंट बहुत सारे आ रहे हैं, कुछ करंट आउटगोइंग है, ये हमारा एक पॉइंट है जहाँ पर सारे करंट मिल रहे हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं I1 I2 I3 करंट आ रहा है। तो जितना करंट पास होगा यानी कि I4 और I5 हो वो इक्वल होंगे आपस में। कैसे इक्वल होंगे, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल होगा I4 प्लस I5। अब प्रैक्टिकल लाइफ की अगर हम बात करें तो जो हमारे खंबे लगे हुए होते हैं, तार बिजली के खंबे, तो वहाँ पर बहुत सारे वायर आपस में लगे हुए होते हैं। जो मेन लाइन आती है करंट की, उसमें जितना करंट आ रहा है वो सभी में इक्वली डिवाइड हो जाता है, ना ही वो डिस्ट्रॉय होता है ना ही वो बनता है। जितना आया उतना ही सभी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी कि जितना टोटल यहाँ पर करंट हमने दिया वो दोनों में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और दोनों में ऐड करेंगे तो वो हमारा इनिशियली कंडीशन के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या पता चला कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे ये फर्स्ट लॉ बेस्ड है। इसके बाद लूप रूल जिसे हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ कहते हैं, तो उसका कहना है कि जो हमारा क्लोज्ड सर्किट है, अगर हमारा कोई क्लोज्ड सर्किट है तो वहाँ पर जो टोटल पोटेंशियल होगा वो जीरो होगा। तो ये किस पर बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर, यानी कि ना ही एनर्जी क्रिएट की जा सकती है ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है। जैसे हमारे यहाँ पर एक क्लोज्ड सर्किट है तो अंदर हम एक लूप बनाएंगे। लूप किस डायरेक्शन में कैसे बनाएंगे, करंट की डायरेक्शन में। करंट हमारा ऐसे फ्लो हो रहा है तो ए से हमारा लूप बन जाएगा। अब इसमें दो बातें हमें ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है, पहली बात कि अगर हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो जो हमारा वोल्टेज होगा वो क्या होगा, -IR यानी कि नेगेटिव होगा। और अगर हम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल जा रहे हैं तो हमारा EMF क्या होगा, नेगेटिव होगा, और नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव में जाएंगे तो हमारा EMF पॉजिटिव होगा। प्रैक्टिकली देखें, एग्जाम्पल लेके देखें, तो ये हमारा एग्जाम्पल है। अब ABCD हमारा ABCDA ये पूरा हमारा क्लोज्ड लूप है, यानी कि यहाँ पर पूरा वोल्टेज जीरो होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर वोल्टेज निकालेंगे A to B, अगर हम जाएंगे करंट तो हमारा पूरा सेम है। तो पहला करंट की डायरेक्शन में हम जा रहे हैं यानी कि -IR1। इसके बाद यहाँ पर देखिए एक पॉजिटिव टर्मिनल आ रहा है पहले, फिर नेगेटिव टर्मिनल, यानी कि EMF नेगेटिव होगा तो यहाँ पर -E है ना गाइस। अब -E तो इधर आएगा ना गाइस, -E। उसके बाद B to C हम जाएंगे तो करंट तो सेम है, माइनस आएगा क्योंकि करंट की डायरेक्शन में ही हम चल रहे तो -IR2। उसके बाद C से D तक हम जाएंगे तो -IR3 -IR4। यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ है तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, इज इक्वल्स टू 0, ये पूरा ही 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ से -IR1 -IR2 -IR3 -IR4 इक्वल हो जाएगा E1 के। माइनस कॉमन ले लेंगे सब में से, हमारा IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 प्लस IR4 इक्वल हो जाएगा -E1 की, यानी कि सब में से माइनस कॉमन लेके हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो हमारा किरचॉफ वोल्टेज लॉ है उसकी मदद से हम व्हीटस्टोन ब्रिज की स्टडी कर सकते हैं। अब व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है तो वो हम देख लेते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज हमारा बेसिकली 5 रेजिस्टेंस का एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें P/Q का रेशियो इक्वल होता है R/S। ये रेजिस्टेंस का रेशियो आपस में इक्वल होता है। और बैलेंस्ड कंडीशन क्या होती है, जो हमारा बीच में यहाँ पर रेजिस्टेंस होता है वो गैल्वेनोमीटर का अपना एक रेजिस्टेंस होगा, तो वो अगर हमारा 0 होगा तो हमारी बैलेंस्ड कंडीशन होगी, और उस कंडीशन में ये हमारा अप्लाई होगा, यानी कि P/Q R/S के इक्वल होगा।
अब हम कैसे फाइंड करेंगे, तो हम यहाँ पर लगाएंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अब यहाँ पर हमें दो लूप दिख रहे हैं, ए बी डी ए और बी सी डी बी। तो पहले हम बात करते हैं इन लूप ए बी डी ए। तो यहाँ पर हम क्या पहले ए से स्टार्ट करेंगे, तो हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी कि आई आर नेगेटिव होगा, तो -I1P, रेजिस्टेंस हमारा क्या है, P है। और अब B से हम D की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पर तो हमारा करंट 0 है। D से हम A की तरफ जाएंगे तो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी कि पॉजिटिव होगा, I2R। तो यहाँ से ये 0 के इक्वल होगा, तो I2R हमारा I1P के इक्वल हो जाएगा। इसे हम इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। सिमिलरली इन लूप बी सी डी डी, यहाँ पर क्या होगा, B से C तक अगर हम जाएंगे तो माइनस करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो I1Q, और अब करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो प्लस का I2S। तो I2S की वैल्यू यहाँ से हमें I1Q मिल जाएगी। इसे हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1। अब अगर हम इक्वेशन 1 को डिवाइड करते हैं इक्वेशन 2 से, तो इक्वेशन 1 क्या है, I2R I1P, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं इक्वेशन 2, यानी कि I2S, और इसको डिवाइड करेंगे I1Q से, तो I1 से I1 और I2 से I2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हमें क्या मिलेगा, P/Q इक्वल हो जाएगा R/S के। और वही क्या थी, हमारी बैलेंस्ड कंडीशन में आना चाहिए था। तो ये हमारा प्रूव हो चुका है। तो ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।